दोस्तों नमस्कार। क्यों पार्लियामेंट एक थिएटर में तब्दील हो चुका है और इस वक्त जंतर मंतर इस देश के उन तमाम थिएटर को देख रहा है। थिएटर में काम करने वाले लोगों में से कोई इस देश का नायक ना बन सकता है ना होगा, लेकिन जो थिएटर देख रहे हैं वो ये महसूस बाखूबी करने लगे हैं कि दरअसल इस देश को कैसा नायक चाहिए। सरदार पटेल जिस कुर्सी पर बैठा करते थे उस कुर्सी पर बैठकर आज गृहमंत्री अमित शाह पूरे लुटियंस दिल्ली की घेराबंदी कर चुके हैं। पहले सर्किल में दिल्ली पुलिस है, दूसरे सर्किल में रैपिड एक्शन फोर्स है, तीसरे सर्किल में सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है, चौथी कतार जो है वो सीआरपीएफ की है। इस दौर में वज्रवाहन कहिए या फिर बख्तरबंद गाड़ियां कहिए, उन सभी ने घेराबंदी इस दौर में जंतर मंतर की कर दी है। ना सिर्फ जंतर मंतर बल्कि लुटियंस की दिल्ली का मतलब यह है आज शाम 4 बजे तमाम सरकारी दफ्तर बंद हो गए थे। सारे कर्मचारी 4 बजे ही निकल गए। जो भी पार्टी होती लुटियंस दिल्ली में, सरकार की निगाहें जहां थी सब कुछ बंद। पूरा कनॉट प्लेस शाम 6:30 तक बंद कर दिया गया। तो क्या एक बार फिर छात्र बच्चे निशाने पर होंगे? क्या वाकई ऐसी स्थिति दोबारा से आने वाली है जिस स्थिति को देखकर पूरा भारत कांप गया था? और उस कांपने की परिस्थितियों के बाद ही यह सवाल इस देश में बड़ा हो गया। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था कि बच्चों पर उन्होंने लाठियां बरसा दी हो। और पूरी दुनिया के पन्नों को अगर आप खोलिएगा तो हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक थियानमन चौक याद आए जहां पर टैंक चलवा दिए गए थे। और उसके बाद चीन ने जिस रफ्तार को पकड़ा उसने थियानमन चौक को भुला दिया। दुनिया के सामने वो जिस तरीके से उभर कर आया उसने पूरी दुनिया को चौंका जरूर दिया, लेकिन थियानमन चौक आज भी जिक्र होने पर एक बड़े धब्बे के समान है। और दुनिया के किसी देश में छात्र खड़े हों और यह सोचकर खड़े हों कि उन्हें उनका हक चाहिए, वह भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, और उन्हें पीट दिया जाए। कोई छात्र सड़क पर खड़े होकर किसी पुलिस वाले को थैंक यू कह दे, उस पर भी वो पिट जाए। यानी एक ऐसी परिस्थिति में पूरी दिल्ली को लाकर खड़ा कर दिया गया जो दिल्ली एक शानदार सपनों की जिंदगी को जीने के लिए हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। बड़े ही मुलायम तरीके से यह शहर रहा, यहां के शहर के लोग रहे। एक डॉक्टर ने कहा कि दरअसल सबसे बड़ा इमोशन प्यार नहीं होता है, हेट होता है, घृणा होती है। और जब यह हो जाए तो उसके बाद बहुत मुश्किल होती है। किसी भी फिल्म को 3 घंटे तक देखने के बाद लोग महसूस कर पाते हैं कि उसमें जो खलनायक है उससे वो घृणा कर बैठते हैं। लेकिन इस वक्त तो आप इतिहास के पन्नों को टटोलिए, याद कीजिए लाला लाजपत राय पर लाठियां चली, उसके बाद उधम सिंह ने लंदन जाकर बदला लिया था। यह कैसी परिस्थिति में यह देश आकर अटक गया क्या? जिन बातों का जिक्र पार्लियामेंट सरीखे थिएटर में नहीं कोई कर पा रहा था क्योंकि हर कोई सत्ता की कतार में था और हर किसी को लगता था इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव में हम जीत जाएंगे। लेकिन एक के बाद दो, दो के बाद तीसरी बार जब बीजेपी सत्ता में आई और उनका चेहरा मुखौटा एक ही रहा और उसी चेहरे के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना जब बुन लिया गया तो एक झटके में हर किसी ने महसूस किया, कहे कौन, बताए कौन कि राजा किस तरीके से इस देश को चला रहा है, कहे कौन। पंचतंत्र की एक कहानी है, उसमें एक बच्चा राजा से कहता है आपने कपड़े नहीं पहने हैं, कोई दूसरा कह नहीं पाता है। और ध्यान दीजिए इस दौर में छात्रों ने पूरी देश को जो नींद में सोई हुई थी एक झंझोर कर जगा दिया और कहा जाग जाइए। और फिर उसके बाद उसने शोर मचाया कपड़े नहीं पहने हुए हैं। अब क्या होगा? क्या क्रैकडाउन होगा?
जिन अलग अलग घेरावों का हमने जिक्र किया, जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और सरकारी कर्मचारी या उन प्राइवेट दफ्तरों में जो लुटियंस की दिल्ली में आते हैं, उन्हें कहा गया है कल आप शायद छुट्टी मनानी पड़ जाए, आपको मत आइएगा, और 4 बजे तक तो बिल्कुल नहीं। तो क्या आज ही रात क्रैकडाउन होगा? आज ही रात बच्चे फिर पिटेंगे? यह स्थिति, किस स्थिति में किस तरीके का आंदोलन हो रहा है, उसमें किन किन तस्वीरों को देखकर आप क्या क्या महसूस कर रहे होंगे, हमें लगता है इसकी शुरुआत आज जंतर मंतर पर मौजूद एक बच्ची की बात सुनिए। वह खुद गुहार लगा रही है कि हमें क्या चाहिए। तो जरा कल्पना कीजिए, ऐसी कितनी बच्चियां होंगी, कितने बच्चे होंगे वहां पर, और क्या क्रैकडाउन आज रात इस तर्ज पर होगा? सुन तो लीजिए उसकी बात। हेलो, जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ हमें आप वायलेंट ना समझें। हम स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अच्छी नौकरियां करना चाहते हैं और हम इस देश में खुशी से रहना चाहते हैं। हमें डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव है और हम चाहते हैं जो भी चीज़ें हुई है अभी हमें डेमोक्रेसी से दूर करने के लिए, वो चीज़ें रिस्टोर हो, और जब भी किसी की गवर्नमेंट में गलती हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, हमसे बात करे और हमसे माफ़ी मांगे, क्योंकि हमने उन्हें चुना है तो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। इन बच्चों के पास गंवाने के लिए क्या है? ये बच्चे गंवाने की स्थिति में मां बाप नहीं हैं, लेकिन मां बाप के सामने भी हर सपना टूटते हुए वो देख रहे हैं। हालात कितने बुरे हो चले हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो इस रूप में समझिए कि आज ही प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और अलग अलग जगहों पर बनाएंगे। कार्रवाई तेजी से होगी, सख्ती से निपटा जाएगा, जो दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज ही कहा प्रधानमंत्री ने, और प्रधानमंत्री ने जब यह ट्वीट करते हुए कहा, उसके महज 3 घंटों के बाद पटना से एक खबर आई कि 2024 में नीट पेपर जो लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, यानी उसका कोई दोषी नहीं है। तो 2024 से 2026 तक कैसी जांच चल रही थी? बिहार पुलिस ने कहा कि दरअसल ये नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया जो है, इसने इससे पहले भी कई पेपर लीक किए थे। हमने अपने तौर पर जांच की और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कहा ठीक है, बाकी पेपर इसने लीक किए होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है जिसमें हम कहें कि संजीव मुखिया मास्टरमाइंड था या फिर वह दोषी है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, 45 लोगों के नाम है, लेकिन जो मास्टरमाइंड जिसके इर्द गिर्द इस देश का मीडिया घूम रहा था, इस देश की सरकार चल रही थी, इस देश का एनटीए लगातार कह रहा था, कैबिनेट की बैठक में यह सवाल उठ रहे थे, और होते होते प्रधानमंत्री ने आज कह दिया हम तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक छोड़ दीजिए, 2 साल की मशक्कत के बाद पता चलता है कि 2024 में नीट पेपर लीक जो था उसका यह मास्टरमाइंड था ही नहीं, और फिर चार्जशीट दाखिल हो गई। अगर उस दौर में चले जाइएगा तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस दौर में क्या कहा था? उसने कहा था नहीं नहीं, कुछ जगहों पर पेपर लीक हुआ होगा, लेकिन पूरे देश में नहीं हुआ, इसलिए पेपर रद्द नहीं होगा। यह कौन सी परिस्थिति है जिसको छात्र देख रहा है और वो दोबारा से क्या वापस लौट जाए उसी अंधेरी गुफा में, जहां पर इस देश की राजनीतिक सत्ता के गवर्नेंस के तौर तरीके वो एक गवर्न करने की स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं। रास्ता किधर जाएगा, कैसे जाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब दे पाने की कोई स्थिति इस देश में बन नहीं पा रही है। तो क्या एकमात्र रास्ता बच्चों को पेट दिया जाए, मारा जाए? दुनिया के किसी देश में छात्र, और वह भी एजुकेशन को लेकर, कहीं खड़े हो जाएं, उसके बाद उस देश की राजनीतिक सत्ता ने वो काम नहीं किया जो 20 तारीख को हो गया, और आज की रात को लेकर जो तैयारी है वो डरा रही है। हर किसी पर एनएसए लगा दिया जाएगा, जो पिटेगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। यह तमाम परिस्थिति लगातार बोली जा रही है सरकार की तरफ से। पुलिस बंदोबस्त पुख्ता है,
एक क्षण के लिए चले तो चलिए, जरा देखिए कितनी बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी जंतर मंतर के इर्द गिर्द हो चली है धीरे धीरे। और अब पुलिस बल खड़ी है, केवल इसकी गाड़ी खड़ी है। होटल और ये देखने के बावजूद भी हिंदुस्तान आई थी कुछ ही वाले खड़े थे, पर अब आप देख सकते हैं अब केरला पुलिस और जंतर मंतर के ये हालात आधी रात तक लगातार जारी रहते हैं और सही मायने में रात के 2 बजे के बाद वहां पर सोता है कोई, निद्रा किसी को आती है, नींद आती है, जो पटरियां हैं उसको बिछा ली जाती है, जो बैरिकेड्स हैं उस पर लोग सो जाते हैं, किसी भी तरीके से जरा सी जगह मिल जाए उसमें सो जाते हैं। क्यों सो रहे हैं वो लोग, इतनी तकलीफ में क्यों हैं वो लोग? और इन सब के बीच ये तकलीफ की परिस्थिति क्या इस देश के भीतर राजनीतिक तौर तरीकों ने जिसको थिएटर में तब्दील कर दिया उसको लेकर भी गुस्सा है। यकीनी तौर पर यह हर कोई जानने लगा है कि दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ये प्यादा हैं, इनको हटा दिया जाए। लेकिन चीजें सुधरेंगी कैसे, और चीजें सुधरेंगी नहीं तो अगले निशाने पर हो सकता है इस देश के वित्त मंत्री आकर खड़ी हो जाएं, क्योंकि खुद विपक्ष के नेता ही डाटा बता चुके हैं कि देश में एजुकेशन का बजट 1,40,000 करोड़ है और छात्रों का खर्च नीट की परीक्षा को देते वक्त जो 10 वर्षों से दे रहे हैं वो खर्चा भी 1,32,000 करोड़ पार कर चुका है। यानी ऐसी स्थिति आ गई है कि जहां पर ये देश के भीतर सरकार के कामकाज फेल हो गए हैं और वो अपनी सफलता दिखाने, बतलाने, जतलाने के लिए अब रात के अंधेरे में क्रैकडाउन की तैयारी हो रही है और कल से सब कुछ शांत हो जाएगा। दरअसल ये कोई पारंपरिक विरोध नहीं है, ये कोई रिचुअल आंदोलन नहीं है। छात्र जो आए हैं, अगर उनके बीच आप दोपहर में जाइए तो आपको पता चलेगा कि दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ इस आस उम्मीद में आए हैं, उन्हें पता है मंच पे कोई नायक नहीं है। जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई भी गई उसका कोई चेहरा नेता नहीं है। एक मौजूदगी सोनम वांगचुक की थी, लेकिन ध्यान दीजिए सोनम वांगचुक जब तक उपवास पे थे, उनकी मौजूदगी जब तक जंतर मंतर पर थी, आवाजाही नहीं थी। लेकिन जिस दिन उनको उठा लिया गया उसके बाद से वहां आवाजाही क्यों शुरू हो गई? छात्रों के भीतर ये सवाल बड़े होने लगे। अच्छा, आप किसी को अनशन भी करने नहीं देंगे? कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, मैसेज कन्वे करना चाहता है तो आप उसे यह भी करने नहीं देंगे? यह कौन सी परिस्थिति है? यह सवाल छात्रों के सामने और बड़े हैं। लेकिन एक क्षण के लिए जंतर मंतर की इन तस्वीरों को जरूर देखिए, किन हालातों में रात कटती है। उसी रात की एक रात आज भी है और आज भी बंदोबस्त भरपूर है, लेकिन स्थिति है क्या? इन तस्वीरों को देखकर आप इनकी बेबसी को मत समझिए। ये जेनजी हैं, जिस जनरेशन से आते हैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी है, वो पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है समूची दुनिया में क्या हो रहा है और उनको लेकर समूची दुनिया में क्या कहा जा रहा है। यानी सूचना तंत्र में इस देश का मुख्य मीडिया अगर सत्ता ने अपने उंगलियों के बीच दबोच रखा है और वह सत्ता के हिसाब से जानकारी इस देश को दे रहा है, तो बाकी माध्यम तो खुले पड़े हैं। और टेक्नोलॉजी को लेकर यह पीढ़ी हुनरमंद है, वो जानती समझती है कि दरअसल स्थितियां क्या है, इसीलिए उसके भीतर का गुस्सा नए नए तरीकों को इजाद कर रहा है। वो प्ले कार्ड की शक्ल में हो, वो नारों की शक्ल में हो, वो इशारों की शक्ल में हो, और वो जिस तर्ज पर चल पड़े हैं वो मैसेज है इस देश के भीतर के लिए कि सत्ता अगर इस देश को और पीछे लेकर जा रही है तो जो पीढ़ी है, जो जेनजी है, जो युवा छात्र हैं, वो पीछे जाने को तैयार नहीं है। वो अपने हाथ में कहीं कल सब कुछ ना ले लें, क्योंकि उनके भीतर का आक्रोश, उनके भीतर का अंधेरा,
उन्हें उस उजाले की दिशा में ले ही जाएगा, आप रोक नहीं पाएंगे। तमाम बुजुर्ग नेताओं की पूरी एक लंबी फहरिस्त है। अगर एक लकीर खींच दीजिए इस देश में रिटायरमेंट की 60 की उम्र में, तो फिर समझ नहीं आएगा कि रिटायर होने के बाद इस देश के विदेश मंत्री कैसे बन गए एक नौकरशाह, कैसे रिटायर होने के बाद इस देश के तेल मंत्री यानी ऑयल मिनिस्टर बन गए, रिटायर हो गए थे। और पॉलिटिशियंस तो एक लकीर में 60 के पार ही आपको एवरेज नजर आएगा, तो बचेगा कौन? तो क्या देश को चलाने वाले और चलाते हुए जिनके ऊपर इन्हें अपनी गवर्नेंस दिखलानी है, अब दोनों के बीच एक व्यापक अंतर आ चुका है। और यह अंतर आज खुले तौर पर जंतर मंतर और पार्लियामेंट को लेकर भी नजर आ रहा है। पार्लियामेंट की हरकतें थिएटर के समान ही है। सबको पता है 11 बजे सजेगी, सबको पता है 1 मिनट का बात होगा, क्वेश्चन अवर का जिक्र होगा, उसके बाद पोस्टपोन हो जाएगा, फिर 1 घंटे बाद फिर आएंगे, फिर नारे लगाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 1 घंटे बाद आएंगे। ये सबको पता है क्या हो रहा है। परिसर के भीतर नारे लगाने लगेंगे। इससे आगे बात जा इसलिए नहीं रही है क्योंकि किसी सांसद, किसी पॉलिटिकल पार्टी में यह हिम्मत बची नहीं पा रही है कि वो उन छात्रों के बीच चला जाए और छात्रों के पीछे खड़ा हो जाए और कहा आप जो करेंगे करें, हम आपके पीछे चल रहे हैं। यह ताकत होनी चाहिए, इसके लिए नैतिक बल चाहिए। यह परिस्थिति क्यों गायब हो गई? एक ऐसी स्थिति, लेकिन जेंजी के भीतर का उत्साह उल्लास कम नहीं हुआ है। फीफा वर्ल्ड कप याद कीजिए, नॉर्वे जीत रही थी और हर जीत के बाद वो कौन सा एक्शन करती थी? कप्तान या फिर जो प्लेयर ऑफ द मैच होता था वो एक ढोल बजाता था और पूरी टीम उस नाव को खेती थी। एक अंदाज देख लीजिए, यह भी आपको जंतर मंतर पर ही दिखाई देगा। इनकी कोई अपनी अलग दुनिया नहीं है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा देश चाहिए जहां पर वह शिक्षा हासिल करें, ईमानदारी के साथ इस देश में परीक्षा हो, रोजगार पैदा हो और एक परीक्षार्थी के तौर पर या एक छात्र के तौर पर इस देश के भीतर की बौद्धिक परिस्थितियों को एक मान्यता मिले। लेकिन एक कंगाली इस देश के भीतर बौद्धिक तौर पर भी आ गई। पहले बहस होती थी कि देखिए जो छात्र हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन ब्रेन ड्रेन होकर दुनिया के दूसरे देशों में भारत के ही छात्र उन्हें लाभ भी पहुंचाते। लेकिन इस देश के भीतर में ब्रेन ड्रेन तो पार्लियामेंट के भीतर हो गया है। क्या करेंगे आप? वो नहीं जाग रहे हैं क्योंकि अभी बात सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंची है। छात्रों के भीतर का आक्रोश आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट में हर नेता को समेट लेगा, वो इधर खड़ा हो या उधर खड़ा हो। वैचारिक तौर पर उसके भीतर का खोखलापन किसी भी स्थिति में छात्रों को कोई राह दिखा नहीं पा रहा है। कांग्रेस की जहां सत्ता है वहां के पूरे कच्चे चिट्ठे लेकर बीजेपी के नेता सामने आते हैं, कहते हैं अच्छा हमारे दिशा में, आपके राज्य में भी तो यह हो रहा है। कोई भी एक आइडियल स्टेट आपको इस देश में नहीं मिलेगा, वो किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो या बीजेपी का हो। यानी सत्ता मिलते ही सभी के पास एक ही तरीका है इस देश को चलाने का, और उस तरीके में कहे कौन तो पहली बार कह दिया गया जंतर मंतर से। राजा को लेकर उंगलियां उठ गई, कल बाकियों को लेकर भी उंगली उठ जाएगी। जाग रहा है हर कोई, बॉलीवुड आज जागा है। सचिन तेंदुलकर भी शाम होते होते एक पत्र लिखते हैं और बताते हैं उनके पिता प्रोफेसर, उन्होंने कितने छात्रों को पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, छात्रों के भीतर का संघर्ष होता क्या है, उस संघर्ष के आश्रय वो कैसे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर सब कुछ रोक दिया जाए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सचिन तेंदुलकर का लिखा हुआ ये पत्र भी देख लीजिए, वो भारत रत्न है भारत के। बावजूद इन सब के क्या एक बार फिर आज की रात छात्र पिटेंगे? बावजूद इन सब के क्या इस देश के गृह मंत्री, जिनके पीछे तस्वीर सरदार पटेल की लगी रहती है, जिन्होंने इस देश की तमाम राजा रियासतों को जोड़ा था और उनकी पहचान इस देश को बनाने में रही, क्या मौजूदा वक्त में इस देश की वह पीढ़ी जिसका अपना भविष्य इस देश के भविष्य से जुड़ेगा, उसको आप नेस्तानाबूद कर देंगे? क्या यह स्थिति आ चुकी है या यह स्थिति आज रात आएगी? यह सवाल तो है
क्योंकि जितनी बड़ी घेराबंदी लुटियंस की दिल्ली में सुरक्षा कर्मियों ने कर ली है, जो जो संदेश गृह मंत्रालय से निकल चुके हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानून का मसला हो, पासपोर्ट जब्त करने का जिक्र हो, कितने महीने जेल में गुजारने होंगे, यहां तक जिक्र कर दिया गया है। और छात्र लौटे तो कहां लौटे, और लौटने के बाद उनके अंधेरे को दूर कौन करेगा? क्या इस मुहाने पर यह देश खड़ा हो चुका है? एक तरफ इस देश की सियासत का थिएटर है और दूसरी तरफ उस थिएटर को देखने वाले वही लोग हैं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उन्हीं के बीच से कोई नायक निकलेगा जरूर, क्योंकि थिएटर करने वाले थिएटर करके चले जाएंगे। बचेगी वही भीड़ जो इस थिएटर को देख रही थी। इंतजार आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।